हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने जा रही हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज जो हमारा एल्गोरिथम है दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि SJF। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एल्गोरिथम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूल एल्गोरिथम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब यानी कि सबसे छोटी जॉब को आपका सीपीयू सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम होगा उसी तरीके से सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जॉब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा सीपीयू का? बर्स्ट टाइम। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और मोड क्या रहेगा? नॉन प्रिमिटिव। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो मोड होते हैं सीपीयू प्रोसेस के, वो एक प्रिमिटिव होता है और सेकंड है आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव जैसा नाम से पता चला, प्रिम्प्ट करें यानी कि किसी चीज को रोकना, फोर्सिबली यू कैन स्टॉप दैट थिंग। ठीक है, तो प्रिमिटिव प्रोसेसेस में हम उन प्रोसेसेस को बोलते हैं जिनमें हम टाइम क्वांटम जो है हम असाइन करते हैं। तो एक फिक्स टाइम आपने असाइन कर दिया किसी प्रोसेस को कि सीपीयू सिर्फ उसको इतने टाइम तक मिलेगा, उसके बाद सीपीयू ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा, यानी कि आप उसको रोक रहे हो एग्जीक्यूशन में। ठीक है, और दूसरा क्या? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब आप रोक नहीं सकते हो। वंस यू असाइन द प्रोसेस to the CPU, you can't take away the CPU from the process until your process will not be executed completely। यानी कि जब तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप CPU उससे ले नहीं सकते। ठीक है, तो जो आपका शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, ये आपका नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी आपका नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। ठीक है, और जो प्रिमिटिव एल्गोरिथम के अंदर आता है वो आता है आपका राउंड रोबिन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको नंबर ऑफ प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे एफसीएफएस दे दिया, एसजीएफ दे दिया, राउंड रोबिन दे दिया। ठीक है, और इसमें से आपको पता करने के लिए बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इज नॉन प्रिमिटिव और विच प्रोसेस इज प्रिमिटिव। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि शॉर्टेज जो फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर जॉब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? ये होता है बर्स्ट टाइम। ठीक है, और अगर बर्स्ट टाइम के बारे में आपको नहीं पता तो मेरी वीडियोस को देखिए। मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम के नाम से आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो है जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफसीएफएस का था हमारे पास, उसमें जो क्राइटेरिया रहता था वो रहता था अराइवल टाइम। ठीक है, कि जैसे ही कोई प्रोसेस क्यू के अंदर आएगा और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। बट इन एसजीएफ क्या है? बर्स्ट टाइम, कि किस प्रोसेस को कितना टाइम एग्जीक्यूट करने में लग रहा है। तो जिस प्रोसेस का सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस, ये जो आपका एल्गोरिथम है ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं और डिफरेंट प्रोसेस का डिफरेंट अराइवल टाइम गिवन है और ये बर्स्ट टाइम गिवन। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, अब आपको एग्जीक्यूट कराना कि किस तरीके से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गैंट चार्ट बना लेना है। ठीक है, गैंट चार्ट अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये आपको शो भी करना पड़ेगा अपनी आंसर शीट में।
ठीक है। और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में तो सिर्फ आपको आंसर ही निकालना है, तो आप उसको रफ वर्क में कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस P1 क्या है, कब आया, 1 मिली सेकेंड पर आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 पर कोई भी प्रोसेस नहीं था। ठीक है, ये आपकी रेडी क्यू है जिसमें प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना है वन बाय वन। स्टेट्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं। अगर स्टेट्स का नहीं मालूम तो वो भी आप वीडियो देख लेना। कि सबसे पहले न्यू स्टेट होती है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो सबसे पहले न्यू स्टेट में आता है। और रेडी स्टेट में कब जाता है, जब उसको सीपीयू एग्जीक्यूशन करना होता है। सीपीयू की रिक्वायरमेंट जब उसको आती है तो वो रेडी क्यू में जाकर वेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो रेडी क्यू से ही आपका सीपीयू वन बाय वन प्रोसेसेस को पिक करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपका क्या अराइवल टाइम 1, आफ्टर 1 मिली सेकेंड कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, प्रोसेस P1। अब प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 7, यानी कि 1 मिली सेकेंड तक तो इसने वेट किया था। ठीक है, उसके बाद 7 इसके अपने लगे तो कितना टाइम हो गया, 8। आफ्टर 8 मिली सेकेंड जो है आपका प्रोसेस P1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीशन टाइम भी हमारे साथ के साथ निकल आया 8। ठीक है, अब 8 अराइवल टाइम, यहाँ पर हम अराइवल टाइम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही 8 मिली सेकेंड हुआ, प्रोसेस P1 आपका कंप्लीट हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस P2 भी आ चुका है, P3 भी, P4 भी, P5, यानी कि जो आपके रेडी क्यू में है वो आपके पास P2, P3, P4 और P5 सारे के सारे वेटिंग में आ चुके हैं और इनको सीपीयू चाहिए। P2 का जो टाइम है वो गिवन है 5, P3 का 1, P4 का 2 और P5 का 8। अब आपको ये जो प्रोसेसेस गिवन है लास्ट के 4, इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस ऐसा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम। आप देख रहे होंगे प्रोसेस P3 का जो है बर्स्ट टाइम सबसे कम है। क्यों, क्योंकि इसका टाइम जो है ये 1 मिली सेकेंड है। तो सबसे पहले प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा P1 के बाद, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं। तो अब जी ये कंप्लीट होगा P3, तो ये कब हो जाएगा 9 मिली सेकेंड पर। ठीक है, तो 9 आप यहाँ लिख दो। उसके बाद आपका प्रोसेस P3 भी रेडी क्यू से बाहर हो गया, टर्मिनेट स्टेट पर आ गया। अब आपके पास प्रोसेसेस कौन से बचे, P2, P4 और P5। अब आप चेक कर लो इनका टाइम, P2 का 5 है, P4 का 2 है और P5 का 8 है। तो यानी कि सबसे जो लोवेस्ट बर्स्ट टाइम है, सबसे शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम है वो किसका है, P4 का। तो अब P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितना टाइम चाहिए था इसको, 2 मिली सेकेंड। 9 तक आप पहुंच चुके हो, आफ्टर 11 मिली सेकेंड क्या होगा, आपका प्रोसेस P4 भी रेडी क्यू से बाहर हो जाएगा। अब आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब इसका भी बर्स्ट टाइम साथ के साथ लिखते चलते हैं। इसका बर्स्ट टाइम तो 2 है और कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आपका ये। उसके बाद आपके पास P2 और P5 है। P2 का बर्स्ट टाइम 5 है, तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम P2 लिख देंगे, 5 मिली सेकेंड इसके अपने हैं और 11 मिली सेकेंड तक इसने वेट किया, तो 11 + 5 16। तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 16। अब 16 के बाद प्रोसेस P2 भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक ही प्रोसेस है रेडी क्यू के अंदर, P5 को एग्जीक्यूट कर देंगे। P5 का कितना टाइम लगेगा, 8। तो यानी कि यहाँ पर P5 लिख दे और 16 + 8 यानी कि 24। ठीक है, तो 24 मिली सेकेंड पर आपका प्रोसेस P5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है। अब हम निकालेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम 8 - 1, यहाँ पर लिख दू 8 - 1 7, 16 - 2 14, 9 - 3 6 और 11 - 4 9। सॉरी, सो 11 - 5 7 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 - 5 यानी कि 19।
तो इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। और वेटिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं आप? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि 7 माइनस 7 0 वेटिंग टाइम है। जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं कि वेटिंग टाइम कितना है, 0 है। और उसके बाद यहाँ इसका जो है आपका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5। और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस 1। और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 2। और इस पे हो जाएगा आपका 19 माइनस 8। तो इस तरीके से वेटिंग टाइम भी निकल आएगा। ठीक है, तो आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेटिंग टाइम आप कितना है, तो आप इस तरीके से उनको निकाल कर उसका एडिशन कर सकते हैं। तो ये तो था आपका शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का। अब देखिए, अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम इक्वल है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर है, देन शेड्यूल द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट अराइवल क्राइटेरिया। तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उनको? उनके अराइवल टाइम जिस प्रोसेस का कम होगा हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कंडीशन बन सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से करना। यानी कि अगर आपके पास दो प्रोसेसेस है और उनका बर्स्ट टाइम इक्वल है, तो आप किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे? हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिसका अराइवल टाइम जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नोट करने का है, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे कि आपके पास 6 प्रोसेसेस हैं और अराइवल टाइम है इनका 6, 3, 4, 1, 2, 5 और बर्स्ट टाइम है 1, 3, 6, 5, 2, 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोबारा से हम वही गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आपके पास सबसे पहले कौन रेडी क्यू में आ रहा है? जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम 1 है, यानी कि 0 तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1 सेकेंड में आपके पास प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, अब P4 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। P4 का कितना बर्स्ट टाइम है? 5 है। ठीक है, तो इसमें ये 6 मिली सेकेंड तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब 6 मिली सेकेंड तक आपके सारे प्रोसेसेस ही रेडी क्यू में आ चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 4, 3, 6, एट लास्ट जो आपका प्रोसेस है वो 6 मिली सेकेंड पर रेडी क्यू के अंदर आ गया है, प्रोसेस P1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? P4 तो आपकी रेडी क्यू से कट हो गया। ठीक है, अब आपके पास प्रोसेसेस हैं सभी। अब आपको चेक करना कि अब कौन सा प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना। अब आप देख रहे हैं कि प्रोसेस P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम भी 1 है और जो प्रोसेस P6 है या 6 है उसका बर्स्ट टाइम भी 1 है। तो कौन सा प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करेंगे? जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम हुआ, यानी कि प्रोसेस P6 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि P6 प्रोसेस पहले आया है, उसके बाद आपका P1 आया है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस P6 लिखेंगे। यहाँ पर भाई अपना P लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो P6 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि 7 सेकेंड पर आपका प्रोसेस P6 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास प्रोसेस जो बचे हैं वो आपका P1 है। नेक्स्ट हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसका जो है शॉर्टेस्ट टाइम क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो P1 एग्जीक्यूट हो गया और ये 8 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हो गया। टाइम यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, कई बार मैं जैसे सेकंड बोल रही हूँ, मिली सेकेंड बोल रही हूँ, तो ये टाइम यूनिट वैसे गिवन होती है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम मिली सेकेंड ही होता है। अगर कुछ उनको ज्यादा कैलकुलेट कराना होगा, टाइम से पूछना होगा, तो वो इनका वो टाइम आपको जरूर असाइन करेंगे कि इतना बस टाइम, इतना मिली सेकेंड इस प्रोसेस का, इतना मिली सेकेंड इस प्रोसेस का टाइम है। तो वो आप वहां पर देख लेना। अब आपका प्रोसेस P1 भी एग्जीक्यूट हो गया। प्रोसेस जो है कौन कौन से बचे आपके पास? P2, P3 और P5। अब प्रोसेस जो P5 है उसका जो है बर्स्ट टाइम कम है, तो P5 को एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और कंप्लीट कब हो जाएगा? आफ्टर 10 मिली सेकेंड, क्योंकि 2 मिली सेकेंड इसको एग्जीक्यूट होने में लगेंगे। अब हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास बचा P2 और P3।
P2 का बर्स्ट टाइम है आपके पास 3, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। आफ्टर 13 मिली सेकेंड आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं, हमें P3 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और आफ्टर 6 मिली सेकेंड आपका प्रोसेस P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और 6 मिली सेकेंड का टाइम है, तो ये 6 प्लस 13 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका टाइम निकाल सकते हैं, एग्जीक्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे भी ध्यान दें और यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले भी ध्यान दें कि जब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको या तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव टेस्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 101% एक क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से जरूर आता है, तो आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे तक सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम तो हमारा निकल गया। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम है 8, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम है 13, प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम है 19, प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम है 6, प्रोसेस P5 का कंप्लीशन टाइम है 10 और प्रोसेस P6 का कंप्लीशन टाइम है 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीशन टाइम निकाले। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये लिखा कि कंप्लीट हुआ, यहाँ पर प्रोसेस P4 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 13 पे, यहाँ पे 19, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही किया। अब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है? कंप्लीशन टाइम होता है और अराइवल टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली होता क्या है कि जब कोई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं कि सीपीयू को एलोकेट करने से लेकर उसको कितना टाइम एग्जीक्यूट होने में लगा, उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम में हम अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अराइव कंप्लीशन टाइम में हम अराइवल टाइम को भी इंक्लूड करके चलते हैं कि कितना टाइम उसको अराइव होने में लगा है। लेकिन टर्न अराउंड टाइम सिर्फ एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है, कितना टाइम उसको लगा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो अराइवल टाइम को हम माइनस करते चलेंगे, तो 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 13 माइनस 3 10 हो जाएगा और ये आपका 19 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 19 4 15, ठीक है। और ये है आपका 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5 और ये 10 माइनस 2 ये हो जाएगा वे 8 और ये 7 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? वेटिंग टाइम के लिए कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ रहा है कि एक तो आपका जो है यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, कि कितना उसको कंप्लीट होने में लगा वो वाला टाइम, और उसका जो बर्स्ट टाइम था वो वाला, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है, टोटल उसको कितना टाइम लगा और उसका खुद का जो एग्जीक्यूशन का था वो कितना टाइम है, ठीक है, उसको हम वेटिंग टाइम बोलते हैं। वेटिंग टाइम मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो प्रोसेस P1 को जो वेट करना पड़ा सिर्फ वो 1 मिली सेकेंड ही वेट करना पड़ा था, ठीक है। और निकालेंगे कैसे? मैंने बताया ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोसेस P6 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 2 माइनस 1 1, ठीक है। वेटिंग टाइम कितना वेट करना पड़ा प्रोसेस P6 को? सिर्फ 1 मिली सेकेंड ही तो वेट करना पड़ा। जैसे ही यस, अब आपके पास जो प्रोसेस, जैसे ये है आपका प्रोसेस P2 को कितना टाइम लगा? 10 माइनस 3 7 का। प्रोसेस P3 को कितना टाइम लगा? 15 माइनस 6, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा 9। उसके बाद 5 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5 0। अब आप देख रहे हैं कि P4 तो सबसे पहले ही एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये वाला 8 माइनस 2 यानी कि 6,
और ये 2 माइनस 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1। तो इस तरीके से आप इनका वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग टाइम पूछा जा सकता है और एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जा सकता है। एवरेज वेटिंग टाइम में आप इनका एडिशन करेंगे, जैसे 7 प्लस 8 8 हो गया, 9 9 प्लस 9 18 और 18 प्लस 6 24। 24 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, 6 है। तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 4। वही है कि यहाँ पे यूनिट कोई भी हो सकती है टाइम की, मिली सेकेंड है तो मिली सेकेंड लिख देना, और माइक्रो जो भी है वो आपको ऑप्शन में गिवन होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ चेक करके आंसर बताना है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, ठीक है, जो एक सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो जो भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में आएगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है, बीच में आप उसको रोक नहीं सकते। अब जैसे ही उसका कंप्लीशन हो जाता है एग्जीक्यूशन का, तो उस टाइम ड्यूरेशन जितने भी प्रोसेसेस आ जाते हैं उन प्रोसेसेस का फिर हम बस टाइम कंपेयर करते हैं और जो शॉर्टेस्ट है उसको हम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया कि अगर आपके पास दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कौन सी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम है, क्योंकि वो पहले आया तो पहले आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट क्या बन जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाता है जब दो प्रोसेसेस का जो बर्स्ट टाइम है इक्वल आता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी मेरे माइंड में आया है कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर दो प्रोसेसेस का इक्वल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, तो कौन से एल्गोरिथम के बेस पर आपका शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो आप बोलेंगे FCFS के बेस पे। तो ये था स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, जितने मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस जो बताए हैं वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप रिवीजन करते रहना। थैंक यू वेरी मच।